जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Gunjan Singh and I welcome you all here at Pahuja Law Academy. As I told you that जैसे जैसे नोटिफिकेशन आउट होंगे हम आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाते जाएंगे, लेकिन हमारा साथ यहीं तक नहीं बल्कि हमारा साथ रहेगा आपके साथ कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो उसी के लिए हम आज लेके आए हैं आपके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए हैं या फिर आगे फिल करने वाले हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और यही सेशन आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो रहेगी उसको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगा। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा कि पहुजा लॉ एकेडमी लेके आया है आपके लिए फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। यस, फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। और ये केवल और केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी रहेगा। इस फ्री कोचिंग को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा इस नंबर पे कॉल। ये नंबर है 9821593230 एंड देन उसके बाद में अपना टेस्ट शेड्यूल करवाना है और फिर आप जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप। जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा आपके लिए आपका कोर्स फ्री हो जाएगा। राइट, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सेशन की तरफ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो गाइज देखिए, सबसे पहले जो भी एग्जाम आता है चाहे वो क्लैट हो चाहे वो जामिया हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को समझने से पहले हमें क्या करना होगा? उस एग्जाम का एनालिसिस करना होगा। उस एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना होगा? उस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हमें देखना होगा कि उसका सिलेबस क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं, किस तरीके का वेटेज रहता है सेक्शन वाइज, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल स्ट्रेटजी बना पाए उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो सी एवरीवन, अबाउट जामिया बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, यहां पर कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं? यहां 5 सेक्शंस रहने वाले हैं, 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे? इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी इंग्लिश के अंदर क्या रहने वाला है? 30 क्वेश्चंस। यहां इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स भी रहेंगे। उन 30 मार्क्स को आपको कंफर्म करना है, तो वो कैसे करेंगे? उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, उसी के रिगार्डिंग ये कंप्लीट सेशन है। तो इस सेशन को आप स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। ये ही सेशन, यही स्ट्रेटेजी आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स का क्या रहेगा? सेम वेटेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर उसके बाद में लीगल एप्टीट्यूड, जिसको लीगल रीजनिंग भी बोला जाता है, वो 40 मार्क्स का रहेगा। यहां लीगल रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद में जनरल स्टडीज का 40 मार्क्स, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इट मींस दैट करंट अफेयर्स और अगर जनरल स्टडीज को देखें हम तो टोटल वेटेज अराउंड 70 मार्क्स है। इट मींस दैट कि जो जीके पार्ट है, जो जीएस पार्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो हमें सबसे ज्यादा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किस पे बना के रखना है? जीके पे, जनरल नॉलेज पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, वो 10 मार्क्स की है। अब बहुत से स्टूडेंट यहीं आकर मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मैथ्स 10 मार्क्स का है तो इसको स्कीप कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपने ये गलती की तो आप अपने सिलेक्शन से चूक जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली मैथ्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आसान आता है, वो इतना टफ नहीं रहता है कि आप प्रैक्टिस के बाद में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाए। इसलिए आप मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए और उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप 5 to 7 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 5 to 7 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब हम आगे चलेंगे इस एग्जाम के अंदर कट ऑफ, यानी हमने उस एग्जाम का पैटर्न समझा कि उस एग्जाम के अंदर कौन कौन से सेक्शन रहने वाले हैं। हमने देखा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन होगा। उसी के साथ में अब हम समझेंगे कि पास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही होगी, जिससे हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि पेपर कैसा आया था, पेपर टफ था, पेपर मॉडरेट था या फिर पेपर आसान था। तो उसी चीज को देखने के लिए, उसी बात को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि उसकी कट ऑफ क्या रही थी। इधर देखिए ध्यान से, जो जनरल कैटेगरी है, यहां
जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये ऑल ओवर इंडिया से लिए जाते हैं और यहाँ पे एवरी कास्ट रिलीजन कुछ नहीं देखा जाता, ये सारे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी मींस दैट यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ये मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था। इसके लिए यहाँ कितनी सीटें रिजर्व है? 40%, यानी जनरल कैटेगरी के कितनी सीट्स रिजर्व है? 40 सीट्स आर रिजर्व फॉर दी जनरल कैटेगरी। और फिर बाकी की सीट्स मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिजर्व है क्योंकि ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, राइट। सो बेसिकली जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी? 89.75। 150 में से अगर किसी एग्जाम की कट ऑफ अराउंड 90 मार्क्स रहती है 89.75, और ये फर्स्ट लिस्ट है और ये लिस्ट किसका है? रेगुलर बैच का। यानी जामिया के अंदर दो बैच चलते हैं, एक रेगुलर एक सेल्फ फाइनेंस। कितने बैच चलते हैं जामिया के अंदर? दो, एक रेगुलर बैच होता है, एक एसएफ सेल्फ फाइनेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है टाइमिंग क्या और फी का। जो रेगुलर बैच होगा उसकी टाइमिंग मॉर्निंग रहेगी और सेल्फ फाइनेंस बैच की टाइमिंग इवनिंग रहेगी। रेगुलर बैच की फी कम रहेगी, सेल्फ फाइनेंस बैच की फीस ज्यादा रहेगी। तो यहां पर जो रेगुलर बैच था उसकी कट ऑफ 90 थी। इट मींस दैट कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, यानी पेपर आसान नहीं था, पेपर टफ था, पेपर मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट था। अगर किसी एग्जाम का 150 में से 90 कट ऑफ जा रहा है, इट मींस दैट पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब हम आगे देखेंगे इसी कट ऑफ के रिगार्डिंग हम देखेंगे अब सेल्फ फाइनेंस बैच की कट ऑफ। तो सेल्फ फाइनेंस बैच की जो फर्स्ट लिस्ट थी उसकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कितनी थी? 83.25, यानी ऑलमोस्ट 84। अब यहां पर हमें देखना होगा कि पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा। बाकी सेक्शंस की अगर हम कट ऑफ देखें, रेगुलर बैच की अगर हम कट ऑफ देखें मुस्लिम कैटेगरी की, तो वो रही थी 83.75। यानी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को तो यहाँ रिजर्वेशन है तो आसानी से हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, नहीं, वहां पर भी कॉम्पिटिशन रहने वाला है और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। यहां अगर हम कट ऑफ को देखें तो केवल और केवल जनरल और मुस्लिम कैटेगरी की कट ऑफ के अंदर केवल और केवल 6 मार्क्स का डिफरेंस है। इट मींस दैट कि पेपर बहुत टफ होगा, कंपटीशन भी टफ रहने वाला है। तो इस एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उसी के साथ में आप इसको क्रैक कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रही थी 80.75। मुस्लिम वुमेन कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 81 मार्क्स। जामिया इंटरनल की कट ऑफ थी 86। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू जनरल कैटेगरी। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 56। यानी यहां पर अगर हम देखें तो केवल और केवल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम है, उसके अलावा सभी जो कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस है। सेम ही सेल्फ फाइनेंस बैच का है, बट सेल्फ फाइनेंस बैच में थोड़ा सा कम चला जाता है और जामिया इंटरनल का 70 मार्क्स कट ऑफ चला जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें कि हमें किन किन एरियाज पे मोस्टली फोकस करना है, ये सब्जेक्ट्स नहीं है, यानी हर एक सब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे, हम किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही प्लानिंग के साथ रहेगी और हम इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं बल्कि टॉप 10 रैंक के साथ क्रैक करेंगे, राइट। सो ध्यान से देखिए, जनरल इंग्लिश, यहां हमें क्या करना होगा? इंग्लिश के लिए हमें इंग्लिश के लिए मेनली जो फोकस करना होगा वो किस पार्ट पे करना होगा? ग्रामर पार्ट, राइट। तो ग्रामर पार्ट पे हमें फोकस करना होगा। अब ग्रामर के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रामर के लिए या तो आप कोई टेक्स्ट बुक ले लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। अगर आप उससे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और आपको 5 to 10 डेज के अंदर ये एनालाइज हो जाएगा कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर सकता हूं या नहीं। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, तुरंत ही कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी और आप फिर सीधा नेक्स्ट ईयर जाएंगे एग्जाम देने के लिए, तो आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जाएगा। तो उस टाइम पीरियड को बचाने के लिए, और फिर भी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, इसलिए उस टाइम पीरियड को बचाने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये एनालाइज कर लीजिए कि आप सेल्फ प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है कि आप ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है?
आपको पहूजा लॉ एकेडमी से कांटेक्ट करना है। पहूजा लॉ एकेडमी पे यहां पर आकर आपकी काउंसलिंग होगी। आपकी वो काउंसलिंग बिल्कुल फ्री रहेगी और आपको बताया जाएगा कि आप सफिशिएंट हैं सेल्फ प्रिपरेशन के लिए या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। तो नेक्स्ट देखेंगे हम वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जो दो पार्ट हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं और ये दोनों पार्ट की जो प्रिपरेशन है उसके लिए केवल और केवल आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन दो सेक्शन के लिए, वोकैब के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और साथ में जब आपको ग्रामर के रूल्स प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको ग्रामर के रूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में न्यूज़पेपर आपको ग्रामर में भी बहुत हेल्प करने वाला है। और न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश सेक्शन बट ऑल्सो फॉर दी लीगल सेक्शन, ऑल्सो फॉर दी जीके सेक्शन, जो कि 70 मार्क्स का वेटेज रखता है जीके सेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम नेक्स्ट सेक्शन देखें तो वो रहने वाला है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। यानी ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर इस सेक्शन को स्किप किया या इसको बहुत ही लाइटली लिया तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप इस सेक्शन में बहुत ही ज्यादा टाइम डिवोट भी करेंगे और उतनी ही डेडिकेशन के साथ आप टाइम डिवोट करेंगे। देखिए, स्टे अपडेटेड यानी आपको अपडेट रहना है विद द लेटेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज इवेंट्स। यानी जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज आ रही है उनके साथ आपको क्या रहना है, अपडेट रहना है। स्पोर्ट्स न्यूज देखते रहना है, अवार्ड्स किसको कौन से मिल रहे हैं, लीगल न्यूज क्या आ रही है, कौन से नए लॉज आ रहे हैं, क्या नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। साथ ही कवर क्या करना आपको, पर्सनैलिटीज, यानी कोई पर्सनैलिटी हो जिसको अवार्ड मिला हो या कोई पर्सनैलिटी ऐसी हो जिसने स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया हो या साइंस की फील्ड में किसी ने कुछ अच्छा किया हो, राइट, किसी ने कहीं कुछ नया बुक लॉन्च किया हो, उसको भी आपको ध्यान रखना। ऑथर का नाम ध्यान रखना है, किसने कौन सी बुक लिखी है, किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, नोबेल पीस प्राइज किसको मिल रहा है। इकोनॉमिक्स पे आपको फोकस करना है, कंप्यूटर पे आपको फोकस करना है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन पे भी आपको फोकस करना है कि यूएन की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, उन सबको भी आपको रीड करना है। उसके बाद में आपको साइंस ध्यान रखना है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री का वेटेज भी अच्छा खासा यहाँ रहने वाला है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 70 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है और इस सेक्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते। इस सेक्शन के लिए आपको थोरोली एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस सेक्शन को अगर आपको 2 मंथ यानी एग्जाम के कितने महीने, 2 मंथ, अब आपको क्या चाहिए इन 2 महीनों के अंदर, अगर इस सेक्शन को जो कि 70 मार्क्स का है इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट न्यूज आपको थोरोली मिल जाए, लिखा हुआ मिल जाए ताकि आप रीड कर पाए, या फिर आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा, खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। 2 महीने में करना बहुत टफ है। इसलिए इस सेक्शन के लिए, पर्टिकुलर इस सेक्शन के लिए तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को मुझे इसी साल निकालना है तो आप कोचिंग की गाइडेंस ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो, मैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढूं। तो अगर आप चाहते हैं इस सेक्शन को, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं फुल ऑन डेडिकेशन के साथ, तो आपको यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद में आता है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग। ये सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए लीगल रीजनिंग का पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे मे बी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि आपका टेस्ट जो होने वाला है वो लॉ एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, इसलिए ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इस पार्ट के लिए आपको क्या करना है, मेनली आपको स्पेसिफिकली फोकस जो रखना है वो रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और कौन कौन से वो प्रोविजंस होंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ने हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविजन, यानी जो हमारे बेसिक प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि इस एग्जाम के अंदर आप लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से
कर पाए। उसके साथ ही आपको लीगल टर्म्स यानी लीगल मैगजिम्स भी याद करनी होंगी। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम के अंदर कि किस मैगजिम का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, राइट। तो इन लीगल मैगजिम्स को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स, यहां भी आपको फोकस करना होगा। लैंडमार्क जजमेंट मींस डजंट मीन कि आपको पूरा जजमेंट थोरोली आप पढ़ोगे। जजमेंट तो 300-400 पेज का भी हो सकता है, 30-40 पेज का भी हो सकता है। तो आपको कंप्लीट जजमेंट नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या कर रहा है उस जजमेंट का क्रक्स देखना है, यानी उसका क्या रीजनिंग रहा है, उस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने क्या कहा है। तो रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट हुए हैं या जो भी कंट्रोवर्शियल न्यूज रही हैं, उन जजमेंट्स को आप जरूर पढ़िए। वो जजमेंट आपको इस एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। उसके साथ में लीगल जीके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि जीके का जो पार्ट ऑलरेडी 70% वेटेज रखता है और यहाँ पे लीगल रीजनिंग के अंदर भी लीगल जीके आने वाला है। तो उस पार्ट को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और वही पार्ट आपको बाकी लोगों से एक्स्ट्रा नंबर दिलाएगा, एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा और आप टॉप कर पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। आगे हम देखेंगे मैथमेटिक्स, जिससे सबको डर लगता है, राइट। लेकिन जो डर गया सो मर गया। सो यहां पे डरने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पेपर के अंदर जो मैथ्स का सेक्शन रहने वाला है उसमें 5 to 7 क्वेश्चन, कितने 5 to 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 वो रहने वाले हैं आसान, यानी इजी क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, वो क्वेश्चन आसान होंगे। उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। कैसे? केवल आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कौन से सेक्शन को? नंबर्स को देखना है, परसेंटेज को देखना है, रेशियो देखना है और एवरेज, यानी इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। आपके 5 to 7 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आपने पूरा सेक्शन लीव कर दिया तो आप बाकी लोगों से कितने नंबर पीछे चले जाएंगे? 10 नंबर। और जैसा मैंने आपको बताया, इस एग्जाम के अंदर पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला बाकी सेक्शंस में, क्योंकि 150 में से इसकी कट ऑफ कितनी गई है? 89। वो खुद बताता है कि पेपर टफ रहने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो 10 मार्क्स मींस मैथमेटिक्स बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करने वाला है इस एग्जाम में। तो इन 10 मार्क्स को आप मत छोड़िए, क्योंकि 5 to 7 मार्क्स यहाँ पे फ्री के हैं। तो फ्री की रेवड़ी तो सबको खानी चाहिए। अब आते हैं हम कि किस तरीके से आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का अपना अपना कैलिबर होता है। कोई स्टूडेंट सेम नहीं हो सकता। किसी स्टूडेंट को जो स्टडी टाइम जो होता है वो 6 आवर्स में लगता है, वही कई स्टूडेंट कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं? 3 आवर में। कुछ स्टूडेंट को 12 आवर की पढ़ाई चाहिए होती है, कुछ स्टूडेंट 5 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा टाइम एकदम एंजॉय करते रहते हैं। बाद में पता लगता है भैया उसका तो सिलेक्शन हो गया, अरे वो तो खेलता रहता था। क्यों? क्योंकि उसका टाइम पीरियड यही था कि वो 5 आवर में जो चीजें उसको पढ़नी होती थी वो पढ़ के कंप्लीट कर चुका होता था। उसका जो ग्रेस्पिंग पावर था वो कितना था? 5 आवर का था। और कई स्टूडेंट होते हैं जो 12 आवर तक लगे रहते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनका ग्रेस्पिंग पावर कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना है। आपको देखना है कि आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं पढ़ाई में। स्ट्रेटेजिकली आपको उस टाइम को डिवोट करना है। उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग जो टाइम आप डिवोट करेंगे, आपको हर किसी को अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं इतने टाइम पीरियड के अंदर कितना पढ़ सकता हूं, कितना मैं टारगेट रखूं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद को ये टारगेट रखना है, डेली टारगेट। आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एडवाइस लेने जाएंगे और सामने वाले को पता ही नहीं है कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, आप कितना आवर पढ़ सकते हैं, आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 आवर से ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते पढ़ाई में और आपको कहा गया कि आप 10 घंटे पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई 10 घंटे कर ही नहीं पाएंगे और आपका नुकसान भी होगा साथ में, क्योंकि आप एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं। तो आप मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, और अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको खुद को डिसाइड करना है कि मैं कितना टाइम डिवोट कर सकता हूं। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने हैं। उन टारगेट्स को अगर आप फुलफिल करेंगे तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाई होगा, और वो हाई कॉन्फिडेंस ही आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी फुल ऑन मदद करेगा। फिर क्या सबसे इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, रेगुलर रिवीजन। अगर आप मान लीजिए 5 आवर की स्टडी ही कर सकते हैं, आप 5 घंटे ही पढ़ सकते हैं, तो आप 4 घंटे का प्लान बनाइए, लेकिन मिनिमम 1 आवर किसके लिए रखेंगे? आप
रेगुलर रिवीजन के लिए, क्योंकि जो रिवीजन पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपको पूरा डे का जो आपने टारगेट बनाया था आपको पता लगता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। हमारी जो मेमोरी होती है उसमें बार बार रिवाइज करने से हमें जो स्टडी हमारा ने जो की है वो हमें याद रहेगा और फिर हम उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे एग्जाम डे पे, राइट। अब हम आगे चलते हैं इफेक्टिव प्रिपरेशन, यानी हमने देख लिया कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या क्या वेटेज रहने वाला है, हमने हमारा स्टडी और सिलेबस भी देखा कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, फिर हमने अपना स्टडी प्लान भी बनाया कि हम इतने घंटे में पढ़ सकता हूं और मेरा ये टाइम मैनेजमेंट रहेगा, ये मेरा डेली का टारगेट रहने वाला है और उसके साथ में मेरा रिवीजन टाइम ये रहेगा। अब उस पूरे प्रोसेस को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, यानी उससे पॉजिटिव रिजल्ट कैसे निकाला जाए, उससे किस तरीके से हम बाकी लोगों से स्मार्ट वर्क करके आगे निकल जाए, क्योंकि प्रिपरेशन तो सब स्टूडेंट करेंगे, सब स्टूडेंट हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन सिलेक्शन कौन लेके जाएगा, जिसकी प्रिपरेशन इफेक्टिव होगी, यानी उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, अच्छे स्टडी मटेरियल से। मान लीजिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की तो बुक्स बहुत सारी हैं, इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, अब आप बैठ के सारी बुक्स पढ़ना तो आपका सिलेक्शन थोड़ी होगा, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एनालाइज कीजिए, आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल लेना है, उस स्टडी मटेरियल को आइडेंटिफाई कीजिए, उस एग्जाम से रिलेवेंट जो स्टडी मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या स्टडी मटेरियल हमें लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप पहुजा लॉ अकेडमी को अप्रोच कीजिए। यहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। उसके लिए आपको पहुजा लॉ अकेडमी को विजिट करना होगा। उसके बाद में आता है प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो टाइम मैनेजमेंट आपने बनाया है, जो आपने टारगेट सेट किए हैं, उनको प्रैक्टिस करना है रेगुलर। इट मींस दैट कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही रखनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि केवल और केवल ऑलमोस्ट 2 मंथ रह गए हैं इस एग्जाम के लिए, और 2 महीने अगर आपको डिवोट करने हैं और अच्छे से अगर आपने डिवोट कर दिए तो आपका 1 साल बच जाएगा, आपको पूरा साल बच जाएगा, आप आगे तक के लिए फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज आपको फिर से पूरा साल प्रिपरेशन करना पड़ेगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। इससे अच्छा है अभी 2 महीने अच्छे से लगकर प्रिपरेशन करेंगे तो हम एक टॉप लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। उसके बाद में स्टे अपडेटेड, कि क्या अपडेट आ रहा है उससे अपडेट रहना चाहिए, ताकि हम अपने शेड्यूल में अपनी स्ट्रेटेजी में उसी के अकॉर्डिंग हम जो अमेंडमेंट है वो कर सके, चेंजेस जो हैं वो कर सके कि क्या चेंज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में। कोई सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ इन बिटवीन, या कुछ हटा तो नहीं दिया गया है, या एग्जाम डेट तो एक्सटेंड नहीं कर दिया गया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बना सके, आपकी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सके। और अब कुछ एडिशनल टिप्स, जैसे कहते हैं ना कि हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपका टारगेट, अगर आपका जो थिंकिंग है अगर वो बहुत ऊपर है तो मोटिवेशन आपके लिए गेम प्ले नहीं करता है। बट स्टिल जो हमारी डेली लाइफ होती है उसको हमें बैलेंस करके चलना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बैलेंस करके नहीं चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन भी इफेक्टिव नहीं रहेगी और साथ ही आपका जो मेंटल स्टेट है वो भी डाउन चला जाएगा और वो एग्जाम में आपके इफेक्ट डालेगा, और वो भी कैसा, नेगेटिव इफेक्ट। तो हमें कैसा इफेक्ट चाहिए, पॉजिटिव। तो हमें इनका ध्यान रखना है, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि यस आई कैन, मैं करूंगा इस एग्जाम को क्रैक, मेरे पास मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे पास मेरा स्टडी मटेरियल है, मेरे पास मेरी गाइडेंस है, अब इस एग्जाम को क्रैक करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास हर एक बात का मुझे पता, हर एक मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, मेरी स्ट्रेटेजी मेरे साथ है और मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा हूं। अगर मैं कंसिस्टेंट होके पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, टेक ब्रेक्स, यानी आपको 7 to 8 डेज, जब भी कई स्टूडेंट होते हैं वो 10 डेज के बाद ब्रेक लेना प्रीफर करते हैं, कुछ 15 डेज, मतलब जब भी आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं या एग्जॉस्ट कर गए हैं तो आप एक ब्रेक लीजिए। ब्रेक में क्या करना है, आपको कहीं घूमने जाइए, क्योंकि घूमने से जो आप अगर एग्जॉस्ट हो गए हैं तो आप नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। या अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए, लेकिन दिन भर घूमते ही नहीं रहना है, एक पर्टिकुलर टाइम निकालना है कि शाम को चले गए फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। गाइडेंस आपको लेनी पड़ेगी, विदाउट गाइडेंस 2 महीने में एग्जाम निकालना थोड़ा सा टफ रहेगा। उसके बाद में
हमेशा आपको क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। रिव्यू कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे होगा, आपको मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट आपको अगर देना है तो आप पहुजा लॉ एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको नए अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ और एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसको समझते हुए बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन के साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। उससे आप क्या कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू कर पाएंगे कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि पास्ट ईयर कट ऑफ हमने देख ली है। अब अगर आप 150 में से 100 प्लस अगर मार्क्स आप टारगेट कर रहे हैं और आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप एक सेफ जोन में हैं। यानी एक सेफ जोन में अगर आपके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं पहुजा के मॉक टेस्ट में 150 में से, तो आप क्या हैं, आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन मींस दैट कि आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहना है, और वो भी मॉक टेस्ट के थ्रू। अब हम आगे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको रिमाइंड करना चाहता हूं बेसिकली, कि आप पा सकते हैं पहुजा लॉ एकेडमी पे फ्री क्लैट यूजी कोचिंग, जो मिलेगा आपको 100% स्कॉलरशिप अप टू 100%। कैसे, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार बोल देता हूं, 9821593230। और आपको क्या कराना है, आपको शेड्यूल करवाना है अपना ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, और फिर आपको मिल सकता है फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। क्लैट ही नहीं, साथ में क्लैट, एलेट, डीयू, जामिया, आईपी, आर्मी इंस्टीट्यूट, BHU, AMU, MSCT, यानी सब जितने भी लो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी आपको मिल सकती है फ्री क्लैट यूजी कोचिंग के थ्रू कोचिंग। ठीक है, तो अब मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा आपको आपके ड्रीम लॉ यूनिवर्सिटी की। ये है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां आपको पहुंचना है। तो अगर आपको 2 महीने के अंदर इस एग्जाम को क्रैक करना है, और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको स्टडी मटेरियल जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, तो आप मदद ले सकते हैं पहुजा लॉ एकेडमी की, और ये मदद आपकी फ्री की जाएगी। आप टेंशन निश्चिंत रहिए, आप पहुजा लॉ एकेडमी को विजिट कीजिए। वहां आकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन सा स्टडी मटेरियल प्रीफर करना चाहिए, हमें किस तरीके के मॉक टेस्ट देने चाहिए, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ताकि हमारा एग्जाम 2 महीने में निकल पाए। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, इस एग्जाम को क्रैक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.